नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा शो है हेयर का हेल्थ कनेक्शन। ये बात इसलिए क्योंकि हम जब बाल की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि बाल आखिर सफ़ेद क्यों हो जाते हैं। इस सवाल का जवाब अब मिल गया है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए मेलानोसाइट स्टेम सेल्स को जिम्मेदार ठहराया है। यही नहीं, बालों का सफ़ेद होना और गिरना भी एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्या है। दरअसल बढ़ती उम्र में ग्रे हेयर होना आम बात है, लेकिन आजकल कम उम्र में भी ये समस्या काफ़ी बढ़ गई है। आखिर क्या है इसकी वजह, आज हम इसी पर डिटेल में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो इसका आपके हेल्थ से क्या कनेक्शन है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। काली घनेरी जुल्फें भला किसकी चाहत नहीं होती, लेकिन व्यक्तित्व को निखारने वाले ये बाल आमतौर पर एक उम्र के बाद सफेद होने लगते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर बालों के सफेद होने की वजह क्या है? तो बता दें कि इसकी वजह न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने खोज ली है। स्टडी में पाया गया है कि हमारे शरीर में मेलानोसाइट स्टेम सेल्स यानी MCSCs मौजूद होती है। ये सेल्स ही हमारे बालों को काला रखती है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ये सेल्स कमजोर होती जाती है और ये एक्टिव होने की बजाय हेयर फॉलिकल में जाकर फंस जाती है। इससे बाल का पोषण प्रभावित होता है, नतीजन बाल सफेद होने लगते हैं और बाल गिरने भी लगते हैं। स्टडी के मुताबिक वैज्ञानिकों ने बाल सफेद पड़ने के कारणों का पता लगाने के लिए चूहों के फर यानी बालों की अलग अलग कोशिकाओं पर 2 साल तक रिसर्च किया। इस दौरान बालों के रंग को नियंत्रित करने वाली मेलानोसाइट स्टेम कोशिकाओं की बारीकी से जांच की गई, ताकि सेल एजिंग प्रोसेस की स्टडी को लेकर एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। नई स्टडी के आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ग्रे हेयर की समस्या से कुछ हद तक निजात पाई जा सकती है। वहीं लोगों को पके बालों को बार बार काला करने के लिए हेयर कलर करने की समस्या से निजात मिलेगी, सो अलग। फिलहाल तो असमय बाल सफेद होने की समस्या काफी बढ़ गई है। इसके लिए विटामिन डी की कमी को भी बालों के पकने और गिरने से जोड़कर देखा जाता है। कई मामलों में बालों को ब्लीच करने, दूसरे कलर के इस्तेमाल से भी इसमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल बालों को असमय सफेद कर देते हैं और गंजापन लाते हैं। वहीं एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाने से बाल पकते और गिरते हैं। ये भी पाया गया है कि बहुत अधिक तनाव भी बालों को असमय सफेद कर देता है। जानकारों की माने तो आनुवांशिक वजहों से भी कुछ लोगों में जल्द बालों के सफेद होने और गिरने की समस्या पाई गई है। वहीं हार्मोनल इनबैलेंस और प्रदूषण को भी बालों के सफेद होने और गिरने की एक वजह माना जाता है। हालांकि बालों को स्वस्थ रखने के लिए आंवला और शिकाकाई जैसे कुछ प्राकृतिक उपचार भी बेहद कारगर माने जाते हैं। इसके इस्तेमाल से असमय बाल सफेद होने या गिरने की समस्या कम हो जाती है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने और विटामिन B12 की कमी नहीं होने देने से भी बाल मजबूत, काले और स्वस्थ रहते हैं। फिलहाल तो मामला बालों से जुड़ा है, तो केयर तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये बाल का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जोड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर वंदना पंजाबी, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट, नानावटी हॉस्पिटल की। हमारे साथ हैं अनिल कुमार गर्ग, पूर्व प्रेसिडेंट इंडियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स ऑफ इंडिया, और साथ ही डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हैं, हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा चूँकि ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और सब लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि आप देखिए कि ये रिपोर्ट आई है। तो अनिल जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि बढ़ती उम्र के साथ तो ठीक है, लेकिन कम उम्र में जब बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो इसका क्या हेल्थ से कोई कनेक्शन है? क्या ये अनहेल्दी साइन है, कम उम्र में बाल का सफ़ेद होना? यस, ये आजकल बहुत कॉमनली देखा जा रहा है कि कम उम्र में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के ग्रेइंग ऑफ हेयर मींस वाइटनिंग ऑफ हेयर बहुत कॉमन चीज हो गई है। पहले माना जाता था कि जो बाल एजिंग प्रोसेस के कारण होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। डीपिगमेंटेशन ऑफ मेलानोसाइट्स के और भी कारण है, उसमें स्ट्रेस बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो हमारी लाइफ स्टाइल आज हो गई है, खान पीन हो गया है, एटमॉस्फेयर में जो बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स है, टॉक्सिन्स है, ये सब भी हमारे बालों की हेल्थ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं।
मोबाइल टीवी स्क्रीन का उपयोग, कंप्यूटर का टू मच उपयोग, प्रॉपर नाइट को स्लीप ना लेना, रात्रि में ना सोना, ये भी बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो अर्ली ग्रेइंग को प्रेसिपिटेट करते हैं। इसलिए हमको इस और ध्यान देना होगा। तो आप कह रहे हैं कि मल्टीपल फैक्टर हैं जिसकी वजह से इस तरह की समस्या सामने आती है। लेकिन अब मैं डॉक्टर दीपाली, आप जो कि हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट हैं, आप हमें ज़रा ये बताइए कि मैं मेरा कंक्रीट रीजन जानना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए कोई 30s में है, 40s में है और बाल सफ़ेद होने लगते हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह आप क्या देख रही हैं? मृत्युंजय जी, एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट मैं इसकी बहुत सारी बड़ी वजहें देख रही हूँ। आपने खुद भी शायद नोट किया होगा, मैं तो खुद अपनी फैमिली में भी जूझ रही हूँ। 18 साल की उम्र के लोगों को भी, युवक युवतियों को आजकल बाल ग्रे हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहला रीज़न इसका जेनेटिक हो सकता है कि एक फैमिली में रन करता है कि जल्दी जल्दी ग्रेइंग हो। मगर दूसरा बहुत बड़ा कारण है ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जिसका एक तरह का साइलेंट एपिडेमिक चल रहा है। हर दूसरे व्यक्ति का विटामिन डी का लेवल बॉडी में कम है, विटामिन बी का लेवल बहुत लोगों का कम है, और केमिकल हमारी जिंदगी में भरपूर भरे हुए हैं। मैं इतने लोगों को, मरीजों को देखती हूँ जो कहते हैं कि हम भाई एंटी डैंड्रफ के शैम्पू से हफ्ते में 6 दिन बाल धोते हैं, तो उसका जो केमिकल है वो उनके बालों की सो ये जो अननेचुरल सी लाइफ हो गई है, जिसके अंदर केमिकल ज्यादा है, जेल ज्यादा है, कंडीशनर ज्यादा है, शैम्पू के अंदर परफ्यूम ज्यादा है, शरीर में विटामिन की कमी है, हवा में स्मोक ज्यादा है, पोल्यूशन ज्यादा है, उसकी वजह से बाल का ग्रे होना कोई बड़ी बात नहीं रह गई जो टीनेजर्स में, 20s में देखा जा रहा है। नहीं, ठीक है, मतलब आप जो कह रही हैं ये कॉमन प्रॉब्लम हो सकता है मैम, और ये बिल्कुल जो बात आप लोग कह रही हैं, आपने भी कहा और डॉक्टर साहब ने भी कहा, ये ठीक है। लेकिन मेरी मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक ही परिवेश में, एक ही माहौल में 2 लोग रह रहे हैं, है ना, एक के बाल काले रहते हैं और एक के सफ़ेद हो जाते हैं। तो इस बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये चूँकि ये मसला सिर्फ एक बंदे से जुड़ा हुआ नहीं है। आप देखिए कि इसकी समस्या से लोग बहुत बड़े पैमाने पर जूझ रहे हैं, तो लिहाजा ये जानना समझना, इसको पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो वंदना मैम, आप जरा हमें बताइए कि एक ही परिवेश में 2 लोग रह रहे हैं, एक के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, एक के काले रह जाते हैं, तो व्यक्तिगत तौर पर क्या समस्या आती है जब किसी के बाल सफ़ेद होते हैं कम उम्र में, तो उनकी बॉडी में क्या ऐसा बदलता है जिससे बाल सफ़ेद हो जाते हैं? ये जो है, जो ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है, जिससे हेयर आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वो एक तो जेनेटिक कारण होता है। अभी जीन्स होता है कि हर इंसान के पास, जैसे बहन भाई में सेम जीन्स तो नहीं आते हैं, जीन्स अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो जीन्स दोनों बच्चों में होंगे सेम होंगी। कभी कभी जो एक बच्चे में वो जीन्स आए हैं प्री मैच्योर ग्रेइंग की, तो उनको ज़्यादा प्रोन है, दे आर मोर प्रोन, उनका टेंडेंसी है टुवर्ड्स ग्रेइंग ऑफ हेयर। बट आजकल जो स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है बच्चों में, जो न्यू जवान पीढ़ी है, उनमें स्ट्रेस इतना हाई है कि स्ट्रेस से जो फ्री रेडिकल डैमेज होता है आपके हेयर फॉलिकल्स में, मेरे हिसाब से ये फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है हेयर ग्रेइंग के लिए। एंड सेकेंड है उनकी डाइट। जैसे डाइट उनकी बहुत अनहेल्दी होती है आजकल, उसमें बहुत सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, जैसे कि ले लो जिंक, कॉपर, आपके दूसरे प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, इतनी डेफिशिएंसी होती है, B12, D3 की उनको। इसीलिए जो ज़रूरी नहीं है कि दोनों बच्चे जो फैमिली में होंगे सेम टाइप ऑफ खाना खाएंगे, सेम टाइप ऑफ स्ट्रेस लेंगे। इस जो ये डिफरेंस होता है, इसकी वजह से हम देखते हैं कि एक ही परिवार में एक बच्चे के बाल अच्छे हैं बिकॉज वो अच्छी तरह सोता है या सोती है, अच्छा खाना खाती है, उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा है। लेकिन दूसरे बच्चे में ये सब प्रॉब्लम्स, ये कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, या उनका खाना पीना अच्छा नहीं है, नींद अच्छी नहीं है, और उनका कभी कभी स्मोकिंग से भी ये जो प्रॉब्लम है, आजकल बहुत यंग जनरेशन है, उनकी स्मोकिंग भी बहुत जल्दी होती है, स्मोकिंग एक्सपोजर टू निकोटीन इन अदर फॉर्म्स, जैसे स्मोकिंग हो गया, वेपिंग हो गया। ये सब रीजन है आपका एंटीऑक्सीडेंट, जो आपका बॉडी में फ्री रेडिकल्स डैमेज होते हैं, इससे आपका प्री मैच्योर ग्रेइंग जल्दी होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अनिल जी कि ये बात ठीक है, लेकिन अगर मैं जानना चाहूं कि भाई मेरे बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे चूंकि आप लोगों ने मल्टीपल रीजन बताए हैं,
और मैं अगर आइडेंटिफाई करना चाहूँ कि मेरे बाल क्यों सफ़ेद हो रहे हैं, क्या इसके लिए कोई टेस्ट है सर, जो मैं जांच करके ये पता कर पाऊँ कि इस वजह से मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है ये आइडेंटिफाई करना कि आपके पर्टिकुलर केस में प्रेसिपिटेटिंग कॉज क्या है। हाँ, यू लुक इनटू योर लाइफ स्टाइल की जो इतने सारे कारण हम तीनों लोगों ने बताए हैं, उनमें से आप में कौन सा, जैसे सबसे कॉमन आता है हमारा विटामिन डेफिशिएंसी, नाइट को ज्यादा न सोना, स्ट्रेसफुल लाइफ, टॉक्सिन्स एनवायरमेंट में, फूड में, ये सारे मोस्ट कॉमन कॉज को आपको करना। और जेनेटिक तो है ही, यदि कोई जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है, नंबर 1। नंबर 2, यदि वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, ये जिसको हम ट्रिगरिंग फैक्टर कहते हैं, जो सारे इनुमरेट किए गए हैं अभी, उनमें से कोई आता है तो वो जल्दी बालों को प्रेसिपिटेट करेगा। कॉज वाकई पिन पॉइंट करना बहुत डिफिकल्ट है। कुछ प्रॉब्लम वन पॉइंट की नहीं होती, मल्टी फैक्टोरियल होती है, एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये सारे फैक्टर जो इन्यूमरेट किए गए हैं हम तीनों के द्वारा, विटामिन डी जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, B12 है, स्ट्रेस है, नाइट को ना सोना है, मोर ऑफ द स्क्रीनिंग टाइम है, विथ जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हेयर फॉलिकल्स, वो आपके उसको करेंगे ही करेंगे। उसको देखना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या दिक्कत है। लेकिन अब मैम दीपाली जी, आप जरा ये बताइए कि ये ठीक है, ये सारे फैक्टर हम लोगों ने जान लिए, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये फैक्टर जानने के बाद कि हाँ विटामिन डी की कमी मेरे अंदर है, या मैं स्ट्रेस लेता हूँ, या मैं ठीक से सोता नहीं हूँ, अगर मैं इसको ठीक कर लूँ, क्या ये रिवर्सेबल है? मतलब ये क्रॉनिक तो नहीं है कि बाल एक बार सफ़ेद हो गए तो क्या वो सफ़ेद ही रहेंगे, या रिवर्स हो सकता है वो, अगर हमने अपना सब कुछ ठीक कर लिया तो? मृत्युंजय, आपकी एज का तो नहीं पता, मगर अगर यंग हो काफी तो हो जाते हैं रिवर्स। अच्छा। तो उसमें प्लेसेंटा की कुछ क्रीम्स आती हैं जिसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। तो एज के साथ भी तो आते ही हैं बाल ग्रेइंग। अगर आप कोई मुझे 40s में कहे कि अब मुझे, या 30s में कहे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 20s में टीनेजर्स का देखिए, जितना आप केमिकल से दूर करेंगे, लाइफ को जितना नेचुरल रखेंगे, डाइट, स्ट्रेस, जो हमारी बेसिक हेल्दी लाइफस्टाइल टिप्स हैं उस पर आ जाएंगे। मैं तो कहती हूँ अगर आप स्मोक भी करते हो, या आप यहाँ पे रहते हैं नॉर्थ इंडिया में जो सबसे पोल्यूटेड कंट्री है पूरी दुनिया की, तो हम एक तरह से जो हवा ले रहे हैं इसमें वातावरण में पोल्यूशन बहुत है। तो आप अपनी लाइफ में ऑक्सीजन को बढ़ाइए, अपने घर के अंदर ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स रखिए, थोड़ा कपूर को जलाइए, कुछ घंटे अपनी लाइफ में। अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है हर चीज को ठीक रखने के लिए। और आपकी वो बात बहुत अच्छी है कि एक को हो जाए, 2 बेटे हों, एक बेटे का हो जाए, दूसरे का ना हो, दोनों की सेम लाइफ है, सेम स्ट्रेस लेवल है, तो उसमें रोल आता है स्टेम सेल का। इसमें बहुत रिसर्चेस चल रही हैं स्टेम सेल और ब्लड ग्रुप की, जो अभी फाइनल स्टेज पे नहीं आई है, मगर कुछ ब्लड ग्रुप्स आर मोर प्रोन टू अर्ली ग्रेइंग। कुछ स्टेम सेल्स की जो डीके जल्दी हो जाती है, उसकी वजह से भी जल्दी ग्रेइंग देखी जाती है। ओके, अब वंदना मैम, आप हमें ये बताएं कि ये तो हमने बाल ग्रे होने की बात की, जो बाल सफेद हो जाते हैं उसकी बात की, बाल झड़ते क्यों हैं? बाल झड़ने का भी बहुत कारण होते हैं। मोस्ट कॉमन जो होता है जिसे टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं, उसमें क्या होता है, कैन बी बिकॉज ऑफ जैसे आपका बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी है, मतलब खून कम है, कभी कभी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, कभी बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ जो आपको एक्सीडेंट हो गया, या सर्जरी हो गई, या कोई बीमारी हो गई, डेंगू, मलेरिया, प्रेगनेंसी। इनका भी बहुत रीज़न है झड़ने का। कभी कभी जो हमारा हेयर थिनिंग होता है, जैसे मम्मी डैडी में जेनेटिक प्रॉब्लम होता है फैमिलीज में, जो वो फर्स्ट स्टेज ऑफ हेयर थिनिंग में भी हेयर शेडिंग होता है। हेयर शेडिंग के भी बहुत सारे रीजंस हैं, और हमको उसके लिए भी उसको भी मल्टी फैक्टोरियल कहते हैं, जैसे डॉक्टर अनिल ने कहा। तो हम उसमें भी काफ़ी कई ब्लड टेस्ट करवाते हैं। कभी कभी थायराइड डेफिशिएंसी हो सकता है, कभी थायराइड अप भी हो सकता है डायबिटीज़ के कारण। ये सब हम लोग को पूरा पेशेंट को देख के, उनको अच्छी तरह उनका हिस्ट्री लेके, उनका स्कैल्प को चेक करके, उनके ब्लड टेस्ट करके, फिर हम एक रीज़न में आ सकते हैं कि उनको हेयर फॉल क्यों हो रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि हेयर का हेल्थ कनेक्शन क्या है। हमारे साथ तीनों एक्सपर्ट बने हुए हैं। अब जरा दीपाली मैम, आप हमें ये बताएं कि जब बाल सफ़ेद होते हैं आजकल, कि मान लीजिए 30s में 40s में बाल सफ़ेद होने लगे तो बड़ा बुरा लगता है दफ्तर आने में, कहीं और जाने में, और हम हेयर डाई करते हैं, कलर करते हैं। ये करना चाहिए क्या? जी, करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए जिससे आपका मन अच्छा लगे, आपको खुशी मिले, मगर उसको केमिकल से बच के साइंटिफिकली नॉलेज के साथ करना चाहिए।
मार्केट में तरह तरह के कलर्स हैं, कुछ ऐसे कलर्स भी हैं जो हानिकारक हैं। आज की डेट में कुछ ऐसे कलर्स आ गए हैं, अब मैं तो विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि आप ऐसे शैम्पू से बाल धोएं और आपके बाल का कलर बदल जाएगा। तो जो भी चीज़ जल्दी काम करती है वो केमिकल से भरी हुई है, उनसे हमें बचना है। नेचुरल हेयर कलर्स यूज़ करिए। और एक बहुत बड़ा मिथ है, लोग कहते हैं कि जहाँ पे बाल ग्रे बाल है उसको जड़ से निकाल दो तो वहाँ पे अच्छा हो जाएगा या बाल नहीं निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, उससे आसपास का ट्रैक्शन हो सकता है, स्कारिंग हो सकती है, ऐसा निशान पड़ सकता है। तो हमें सिर्फ सिजर से, जो यंग लोग हैं एक दो ही बाल ग्रे हैं तो उन्हें सिजर से उसको नीचे तक काट देना चाहिए, वो सबसे अच्छा तरीका होता है। फेस पे है तो थ्रेडिंग करा सकती हैं महिलाएं और पुरुष दोनों ही, मगर हेयर कलर जरूर करें। मगर देखिए सबसे जरूरी चीज मृत्युंजय वही है, स्ट्रेस को अपना कम करें, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। रोजाना हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी लाइट, माइंड लाइट रहे। सो ये सारी चीजें दिक्कतें कम आती हैं शरीर को। लेकिन इसका कोई किडनी कनेक्शन है क्या मैम? मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वंदना मैम कि मतलब लोगों में इस बात को लेकर धारणा रहती है कि ज्यादा कलर कराएंगे तो शायद आपका किडनी पर असर ना आ जाए, ऐसा कुछ है क्या? किडनी पर नहीं से ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या बोलते हैं, जब भी कोई भी केमिकल कलर करवा रहे हैं, हम लोग हमेशा बोलते हैं एज अ डॉक्टर, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट कि आपको पैच टेस्ट कंपल्सरी है। आप कोई भी कलर करें, वेदर इट इज आयुर्वेदिक, एलोपैथिक या आपका केमिकल कलर हो, आपको हमेशा पैच टेस्ट करना चाहिए। पैच टेस्ट करने के बाद 24 आवर्स या 48 आवर्स आपको वेट करना चाहिए। अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हेयर कलर आराम से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड जो भी हेयर कलर है उसका जो ड्यूरेशन होता है बाल पे, जो केमिकल कलर होता है अबाउट 20 to 30 मिनट्स होता है। सो उसको किडनी पे कोई हार्म नहीं है आपको हेयर कलर से। एंड जो हम लोग जितना हो सके, जैसे आप पूछ रहे थे जो यंग लोग हैं, हम लोग उनको ट्राई करते हैं बोलने के लिए कि जो नेचुरल हेयर कलर है वो ट्राई करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग द केमिकल हेयर कलर। आप पहले जो नेचुरल हेयर कलर जो घर में हम बना सकते हैं, जैसे कॉफी पाउडर, आंवला पाउडर, हीना के साथ में उसको जो लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, अगर आप वो ट्राई कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। उसमें बिल्कुल केमिकल्स नहीं है तो साइड इफेक्ट्स होने के भी चांसेस नहीं है। तो बट किडनी का तो कोई प्रॉब्लम हमने ऐसे देखा नहीं है साइड इफेक्ट में। इसको आपने रूल आउट किया, अच्छी बात एलर्जीज है। हो सकते हैं। हाँ हाँ ठीक बात है। अच्छा अनिल जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी सर। सर आप अनम्यूट कर लें। हाँ आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लें अनिल जी। ये पॉइंट्स के अलावा बहुत ही सबसे पहला जो आपने कहा, जो दोनों ने हमारे देपाली जी और वंदना जी ने बोला, यस डाई कैन बी यूज, इट इज नॉट बीइंग एब्जॉर्ब। ये हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होकर किडनी को या किसी अंग को डैमेज नहीं करती है। अब महत्वपूर्ण है डाई को कैसे लगाएं। पहले तो कुछ अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। कई बार बहुत सस्ती क्वालिटी की डाई आती है। अक्सर मैं सुनता हूं पेशेंट आते हैं काली मेहंदी, मुझे तो नहीं पता भगवान या प्रकृति काली मेहंदी बनाती है। हम नीचे वाला आदमी उस मेहंदी को काली करता है और उसमें अक्सर हल्के क्वालिटी के रंग या डाई डाले जाते हैं जो बालों को डायरेक्ट डैमेज करते हैं। वो केमिकल्स स्किन को डैमेज करते हैं और हो सकता है उसमें से ऐसे टॉक्सिन्स हो जो हेयर फॉलिकल के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाए ट्रांसक्यूटेनियस रूट के द्वारा। तो आप डाई सेलेक्ट करिए, अच्छी क्वालिटी की कीजिए। और जैसा अभी वंदना जी ने उन्होंने बताया कि एग्जैक्ट टाइम जो आता है, हर डाई का एक टाइम आता है, प्रायतः 20 to 30 मिनट। हमारी मानसिकता क्या होती है, यार थोड़ा डार्क कलर आ जाएगा, अपन थोड़े टाइम रखते। फीमेल्स के साथ अक्सर काम की प्रॉब्लम होती है, वो डाई लगाती है और अपने घर के काम में लग जाती है, दे फॉरगेट। सो द टाइम एक्सटेंड्स, कई बार 1 घंटा 1.5 घंटा। इन दैट कंडीशन कुछ केमिकल दे कैन बी एब्जॉर्ब ट्रांसक्यूटेनियसली, जिसमें हैवी मेटल्स हो सकते हैं। वो इसलिए बहुत प्रिसाइजली आपको परफेक्ट टाइम के हिसाब से ही लगाना। नंबर 2, रिंज ऑफ द हेयर। जब आप अपने बालों को धोते हैं तो उसके बाद में आपको डाई को प्रिसाइजली अच्छे से क्लियर ऑफ करना है। जो एक्स्ट्रा डाई स्कैल्प पे रह गई है उसको आपको अच्छे से साफ कर देना है, जिससे कि वो डाई आपकी चमड़ी पे ना रहे। यदि वो रहती है तो आपको नुकसान पहुंचाएगी। फिर एक और पॉइंट आता है, उसके बाद में आप हर हालत में हेयर कंडीशनर का उपयोग करिए। अच्छा। अक्सर डाई के बाद में कई लोग हेयर
कंडीशनर का उपयोग नहीं करते हैं, इसको किया जाना चाहिए। उसके दो फायदे हैं। एक तो कई बार केमिकल से आपके हेयर फाइबर ड्राई हो जाते हैं, तो उसकी स्मूथनिंग हो जाएगी, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2, कंडीशनर आल्सो प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा क्लींजिंग ऑफ द स्कैल्प एंड रिमूव द एक्स्ट्रा जो डाई रह गई है। लोगों को ये डर लगता है सर कि वो कंडीशनर करेंगे तो पता चला कलर उड़ गया, अभी किया और बिल्कुल नहीं। ये साइकोलॉजिकल है, जो हमारे मस्तिष्क पे रहता है। कलर बाल पे लगने के बाद नहीं जाता है। अच्छा। अब आपको मैं बहुत अच्छी बात उठाई कि बाल मेरे जल्दी सफेद हो जाते हैं डाई लगाने से। जब से मैंने डाई लगाया तब से बाल जल्दी सफेद होने लगे। ये भ्रम है। अच्छा। आपने डाई लगाना कब शुरू किया? जब वो ऑलरेडी सफेद होना शुरू हो गए थे। आपने अटेंशन कब पे किया? डाई लगाने के बाद में स्टार्टेड कंसंट्रेटिंग मोर, स्टार्टेड पेइंग मोर अटेंशन, तो आपको सफेद लगने लगे। अब तीसरा क्या होता है? जी। डाई के सफेद कब जल्दी होते हैं? 2 कारण से। कई बार तो मिनॉक्सिडिल होता है जिसमें अल्कोहल होता है, वो रिमूव करता। अदरवाइज वो डाई बाल पे एक बार लगाने के बाद हटती नहीं। हमारे हेयर रूट से बाल आ रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, तो रूट से व्हाइट हेयर आते हैं, वो हमको व्हाइट लगते हैं, जबकि वो कलर हटा नहीं है। ये हमारा मिथ है। तो इसको अब मेरा एग्जांपल तो 32 इयर्स आई एम डाइंग माय हेयर। अच्छा। हेयर आई हैव, आई एम 62। तो सर कितने दिन पे करते हैं आप? एवरी 15 डेज? 25 to 30 डेज में डाई करता हूँ। अच्छा, 30 डेज में करते हैं। फॉलो एवरीथिंग व्हाट आई नरेटेड हियर। अच्छा, कोई डैमेज नहीं होता है। ये अच्छा किया सर, आपने अपना अनुभव भी साझा कर दिया, तो हमारे ऑडियंस को ये समझने में आसानी होगी। अब फटाफट, वक्त कम है, दीपाली मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये तो हमने बात कर ली कि सफेद बाल को आप कैसे काले करें, तो आप लोग कह रहे हैं कि हाँ डाई करिए, लेकिन उसका एक प्रॉपर तरीका फॉलो करिए। अब बाल जिनके झड़ते हैं उसको कैसे रोका जाए? जिनके बाल झड़ रहे हैं, सबसे पहले वो झड़ते हुए बालों को गिनना बंद करें। दिन के 50 से 100 बाल गिरने नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है। अच्छा। मेरे पास लोग आते हैं अपने गुच्छे गुच्छे बाल लेके, आप जितना टेंशन लेंगे, जितना सोचेंगे, वो और गिर जाएंगे। इट्स वेरी वेरी साइकोलॉजिकल। रोजाना 100 बाल गिरना नॉर्मल है। जब बाल गिर रहे हो तो उनको खींच खींच के ना निकालें, बड़े दांतों की कंघी यूज करें और बैठ के नहाएं तो ज्यादा अच्छा है। शावर से प्रेशर पड़ता है, तो जब बाल गिर रहे होते हैं तो हमें किसी भी तरह का प्रेशर नहीं चाहिए। माइल्ड जो बच्चों के मतलब के शैम्पू है, उस तरह के शैम्पू यूज करिए। ज्यादा मसाज भी मत करिए, हल्के हाथ से अपने सर को धोया करिए। स्टीम ले सकते हो तो बहुत अच्छे हैं। ये सिंपल कुछ मैं रेमेडीज कह रही हूँ। ठीक है। और तेल भी लगाएं तो हल्के हाथ से लगाएं जिन दिनों बाल गिर रहे हैं। कोई दवाई मैम? और केमिकल फ्री लाइफ जितना बिताएंगे। दवाई बिल्कुल, देखिए इस चैनल के द्वारा हम मास स्केल पे तो बस यही कह सकते हैं, आप अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाइए, बायोटिन बढ़ाइए, है ना। और लगाने के लिए दवाई की जगह आप कोई भी तेल जो आपको पसंदीदा हो, नारियल तेल हो, कुछ भी हो, उसमें मस्टर्ड सीड डाल सकते हैं, अनियन जूस लगा सकते हैं, मगर स्टीम के साथ हफ्ते में 1 दिन करिए। अच्छा वंदना मैम, अब एक सवाल, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है, शैम्पू रोज करना चाहिए क्या? इससे कोई नुकसान तो नहीं है, या डेली अगर अवॉइड कर पाए तो ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे अभी हम मुंबई में रहते हैं, बहुत हॉट है, बहुत ह्यूमिड है, यहाँ पे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, पसीना आता है, तो आप डेली शैम्पू कर सकते हैं। अगर आप एकदम ड्राई जगह में रह रहे हैं जहाँ आपको पसीना नहीं आ रहा है, तो आप हफ्ते में 2-3 बार करना चाहिए। आपके स्कैल्प की क्या जरूरत है उस हिसाब से। अगर आपको एक्सरसाइज, जैसे मैंने बोला, कई लोग जिम जाते हैं, रात को जिम जाते हैं, सुबह स्नान के टाइम पे उनको 2 बार लगता है हेयर वॉश करने के लिए, तो एकदम माइल्ड, जैसे उन्होंने कहा दीपाली जी ने, एकदम माइल्ड शैम्पू यूज करना चाहिए, जिसे सल्फेट फ्री शैम्पू कहते हैं, जिसमें एकदम लीस्ट केमिकल्स होते हैं, तो वो बहुत सेफ होता है। अगर आपको डैंड्रफ है सो तभी हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू रेकमेंड करते हैं, अदरवाइज माइल्ड शैम्पू बहुत अच्छा होता है क्लेंजिंग के लिए। आपके स्कैल्प को जितनी जरूरत है आप उस हिसाब से आपको यूज करना चाहिए। ऐसे कुछ एक फॉर्मूला नहीं है कि हम लोग सब उतना ही यूज करना चाहिए, डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हेयर सीरम मैम इस्तेमाल करना चाहिए? हेयर सीरम ऑफकोर्स, हेयर सीरम अगर आपको लगता है कि आपके बाल ड्राई हो रहे हैं, रफ है, जैसे मुंबई में वेदर बहुत फ्रिजी है, वेदर बहुत ह्यूमिड है, तो बाल फ्रिजी हो जाते हैं। अच्छा। तो हम लोग हेयर सीरम डेफिनेटली रेकमेंड करते हैं। आफ्टर हेयर वॉश 2-3 ड्रॉप्स आप यूज कर सकते हैं आपके बाल पे, एंड उससे आपके बाल सॉफ्ट रहेंगे, नरिश्ड रहेंगे। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका, दीपाली जी आपका, और डॉक्टर अनिल कुमार गर्ग जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि आपके बाल का आपके हेल्थ से क्या कनेक्शन है। तो अपनी बाल की हिफाजत कीजिए,
घने काले बाल पे तो हर किसी को फक्र होता है, लेकिन अगर बाल सफ़ेद भी हो जाएं तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन ना करें। उसके बहुत सारे उपाय हैं, जो उपाय सुझाए गए हैं आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।